Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the potential energy, Einstein mass energy and total energy। तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन का क्या होता है और कुल ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है। तो देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स स्थितिज ऊर्जा। तो देखिएगा, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वर्क डन बाय एनी बॉडी बाय द स्पेसिफिक ड्यू टू द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और h हाइट पर ये इस तरीके से फ्रीली फॉल कर रही है u इक्वल टू 0 से। तो ऐसे यहाँ पर ये बल है mg। तो देखिएगा, ये वर्क डन के ही इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा कार्य के ही बराबर है। और ये बल N2 विस्थापन होता है, तो बल है mg और s की वैल्यू है h। तो पोटेंशियल एनर्जी या इसको u से भी डिनोट करते हैं, ये इसके इक्वल आ जाएगी mgh के, जहाँ g की वैल्यू जो है 2 होंगी 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये mks वैल्यू है, और 980 और 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये cgs वैल्यू है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम स्थितिज ऊर्जा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई 200 ग्राम की वस्तु 20 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है या गिराई जा रही है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। What will be the potential energy of a body of mass 200 gram which is freely falling from a height 20 meter? So U equals to mgh। m कितना है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे। g की वैल्यू आप 10 यूज कर सकते हैं और h की वैल्यू है 20 मीटर। ठीक है ना? तो 0.2 इंटू 200 इतने जूल आ जाएगी, तो 40 जूल ऊर्जा है। ठीक है ना? तो ये स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ द आइंस्टाइन। तो इन्होंने आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन डेल्टा इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, जहाँ m जो है द्रव्यमान है और c जो है प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ की ऊर्जा कितनी हो, तो देखिएगा m इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में बदल देंगे। c की वैल्यू आपको पता है ये, तो डेल्टा E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर 10⁻³ और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16, तो 9 इंटू 10⁻13 जूल। तो इस तरीके से हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से भी ऊर्जा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, सिंपली अगर इस एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ठीक है? और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, सॉरी 10⁻6, और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है तो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जाओं के विभिन्न मान हैं, सबको आप जूल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी ऊर्जाओं को लिखा जा सकता है, एनर्जी के फॉर्म को शो किया जा सकता है। ठीक है ना? आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा।
तो जब किसी नाभिक पर, जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक है, ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इस पर जब न्यूट्रॉन हिट करता है, टक्कर करता है, तो ये दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 स्मॉल न्यूक्लियाई। दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाती है, और इस प्रोसेस में ज्योमेट्रिक ऑर्डर अर्थात गुणोत्तर क्रम में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है, उसे न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं ये ऐसे होता है, जैसे यूरेनियम 238 है, इसका आइसोटोप लेते हैं यूरेनियम 235, और इसमें 0N1 हिट करते हैं, तो क्रिप्टन और बेरियम इसमें स्प्लिट होता है, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो है ये एनर्जी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन ऐसी होती है, 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 इक्वल्स टू 0N1 प्लस E, और इस प्रोसेस में E की जो वैल्यू होती है लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है, और किसमें गुणोत्तर क्रम में, जैसे एक न्यूट्रॉन का 3 न्यूट्रॉन यूज होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, ये अनियंत्रित अभिक्रिया है, और इसके नियंत्रण के लिए फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन वी विल यूज द कैडमियम एंड ग्रेफाइट रॉड्स। कैडमियम और ग्रेफाइट की छड़ें भी उपयोग करते हैं। हैवी वाटर D2O अर्थात भारी जल भी न्यूट्रॉन मॉडरेटर, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। सो यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर दिस, देन हैवी वाटर यूज एट न्यूट्रॉन मॉडरेटर, यानी न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगी। अब आइए हम देखते हैं स्प्रिंग ऊर्जा क्या होती है, स्प्रिंग एनर्जी। तो स्प्रिंग एनर्जी जानने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रत्यानयन बल, इट मींस रेस्टोरिंग फोर्स। ये होता है F प्रोपोर्शनल माइनस x, यानी बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक मान के समानुपाती होते हैं। फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। तो F इक्वल टू माइनस kx, और k क्या है, बल नियतांक, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट होता है। तो k की वैल्यू अगर देखें तो F/x है, मैग्नीट्यूड, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, या इसकी डायमेंशन हो जाएगी mt-2। ये होता है प्रत्यानयन बल। अब देखते हैं ये, या स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। तो स्प्रिंग में कैसे वर्क करता है, तो मान लेते हैं कि ये कोई स्प्रिंग की पहली पोजीशन है, यहाँ पर Fs इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 दोनों ही। अब जब हमने इसमें फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया पहले की पोजीशन से, तो ये Fs है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होगा, तो x जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। अब जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये कुछ इधर आ गया इस पोजीशन पे, तो यहाँ F जो होगा वो निगेटिव होगा, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके की सिचुएशंस होंगी। अब अगर हम इसमें एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिएगा dW इक्वल टू F इंटू dx,
फ्रॉम x1 टू x2, यही होता है। तो यहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं W इक्वल टू माइनस kx dx फ्रॉम x1 टू x2। तो W यही स्प्रिंग एनर्जी है और ये माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू x1 टू x2। तो ये माइनस के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई टू या k बाई टू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये स्प्रिंग ऊर्जा मिल जाएगी। अब आइए, अगर हम सभी ऊर्जाओं का वक्र ज्ञात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये गतिज ऊर्जा वक्र है, इस तरीके से मिलता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना, और ये इस तरीके से आता है, ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, ऐसा मिलता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पर होगी वही वैल्यू आएगी, और अगर ये प्लस ए है, ये माइनस ए पर है, तो प्लस ए माइनस ए पर ये ऐसा कर्व आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है ना। अब अगर हम इनका टोटल कर्व देखें, टोटल एनर्जी का, तो ये ऐसा कर्व आता है, इस डायरेक्शन में एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी ऊर्जा, ठीक है, और इधर आयाम है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। तो ऐसा, तो तीनों को अगर हम कंबाइंड कर्व दिखाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो कंबाइंड कर्व यानी सम्मिलित वक्र देखें अगर, तो ये ऐसा आएगा, ये गतिज ऊर्जा का है, ये स्थितिज ऊर्जा का है, और ये जो है टोटल एनर्जी का है, ठीक है ना, जिसमें इसको हम सिर्फ k लिख देते हैं, इसको हम सिर्फ u लिख देते हैं, और इसको हम सिर्फ e लिख देते हैं, ऐसे। तो ये कंबाइंड कर्व है तीनों के लिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी।